नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसटी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके दृष्टिकोण से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो फर्स्ट पेपर में रख लेते हैं अपन, इसको रख सकते हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हिस्ट्री के अंतर्गत भी आएगा ये आपका, जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमारा कार्बन डेटिंग से रिलेटेड है, तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं इसको, एनवायरमेंट के एंगल से भी देख सकते हैं, है ना। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे किसी भी जो आपकी जीवित ऑर्गेनिज्म है कोई भी, तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि कार्बन जो 14 आपकी मेथड है उसके द्वारा जो है डीके वगैरह उसमें होता है, हाफ साइकिल ऑफ कार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो लगभग 5,000 5,500 साल के बीच होता है, ठीक है। तो उसके डीके से हम जो है लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कार्बन पाया जाता है, तो उससे उनकी आयु का जो है पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हसदेव अरण्य रीजन। तो ये आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये आपका एक तरीके से हाथियों को बचाने के लिए भी आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद यूएनएससी रिफॉर्म की बात करेंगे, काफी पुराना टॉपिक है, रेगुलर न्यूज में रहता है ये आपका। सेकंड पेपर में रख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसके बाद ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, है ना। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वैसे देश जिन्होंने औद्योगिकरण का जो प्रथम चरण था उसके दौरान अपने देश का औद्योगिकरण कर लिया तो वो आपके डेवलप्ड स्टेट हो गए, ठीक। उसके बाद जो उपनिवेश रहे या जो अभी भी औद्योगिकरण के फेज में है, चरण में है ना। जैसे आप अफ्रीका के मैक्सिमम पार्ट देखेंगे, एशिया के पार्ट देखेंगे, तो उनको जो है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपका एक जो है विभाजन देखा गया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के रूप में। अब आप देखेंगे कि लगातार जो है ग्लोबल साउथ की जो आपकी पार्टिसिपेशन है ना जियो पॉलिटिक्स में, चाहे आप जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इनकी जो अहमियत है बढ़ती जा रही है। उसी को लेकर ये फ्रेम किया गया, सेकंड पेपर का पार्ट है। ग्लोबल जो आपका टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसके बाद लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स की बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, ये थर्ड पेपर का कोर टॉपिक है। पहले टॉपिक को अब डिटेल में देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, इसमें अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती है उस पर उनको श्रद्धांजलि दी, इसलिए ये न्यूज में है। अब इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 25 ऑफ सितंबर को है। इनकी जो एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अंत्योदय दिवस। अंत का उदय मतलब वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए जो है ये आपकी क्या करते थे, उनका पुरजोर समर्थन करते थे कि उनका सशक्तिकरण किया जाए। इनका जन्म जो है 25 ऑफ सितंबर 1916 को मथुरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और अब इनका पार्टिसिपेशन देख लेते हैं पॉलिटिक्स में। तो इनका कांटेक्ट हुआ आरएसएस में, है ना। आरएसएस से इनका कांटेक्ट कब हुआ, जब ये 1937 में सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ते थे, है ना, उनकी पढ़ाई के दौरान हुआ। इसके बाद ये आरएसएस के जो फाउंडर हैं केवी हेडगेवार जिनको बोला जाता है, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने जो है जो जैसे आरएसएस की शाखा वगैरह होती है तो वहां पर एक इंटरैक्चुअल डिस्कशन डिबेट हो रहा था, तो वहां जो है इन्होंने क्या किया, चर्चा वगैरह भी की और वहां पर उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, ठीक है ना, हेडगेवार जी से। इसके बाद इन्होंने वर्ष 1942 में
आरएसएस के लिए पूर्णकालिक रूप से कार्य करना आरंभ किया। इसके बाद देखेंगे अगर हम तो 40 दिन का जो समर वेकेशन होता है आरएसएस कैंप पे लगा था नागपुर में, उन्होंने वहां पर उसको अटेंड किया, वहां पर संघ एजुकेशन के संदर्भ में प्रशिक्षण भी लिया इन्होंने। इसके बाद आप देखेंगे कि ये लाइफ लॉन्ग प्रचारक बन गए आरएसएस के। अब ये को फाउंडर है किसके? भारतीय जनसंघ के। भारतीय जनसंघ क्या है? जो आज की आपकी भारतीय जनता पार्टी है उसी की क्या है, पूर्ववर्ती जो है वो संस्था है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में हुई थी। अब दिसंबर 1967 में अगर आप देखेंगे तो इनको अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनसंघ का। इसके बाद इन्होंने मंथली पब्लिकेशन भी स्टार्ट किया लखनऊ से 1940s में, राष्ट्र धर्म पब्लिकेशन, ठीक है ना। इसके द्वारा ये अपनी जो हिंदुत्ववादी विचारधारा थी उसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो ह्यूमनिज्म है पॉलिटिक्स में और सोसाइटी वेलफेयर की जो बात करेंगे यहां पर हम लोग, कुल मिला के आप देखेंगे तो समाज कल्याण में मानवतावाद, राजनीति में मानवतावाद, इस जो आपके विचारधारा के ये आपके पुरजोर समर्थक थे, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल पॉलिटिकल थिंकर है, ठीक है ना। ह्यूमनिज्म को ये बोलते हैं कि मानवतावाद को जो है वो एम्बेडेड किया जाना चाहिए, संपृक्त किया जाना चाहिए सारे पॉलिटिकल थॉट्स में, ठीक है। और इन्होंने ये एक ऐसे थिंकर्स में से हैं, इंडिया के जितने भी चिंतक हैं उनमें से ये एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने जो स्वराज का आइडिया था उनका प्रयोग किया, उनको इंप्लीमेंट करने की भी इन्होंने क्या किया वहां पर वकालत की। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेसिक कॉन्सेप्ट इंडियन फिलॉसफी में, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो आपका सांस्कृतिक जो है आपका संदर्भों में, ठीक। इसके बाद इन्होंने बोला अंत्योदय पर जोर दिया, बोला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी भारत में अभी तक गरीबी का उन्मूलन नहीं किया गया, तो गरीबी उन्मूलन को जो है आप लोग लक्षित करें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी देश का समुचित विकास हो पाएगा। इसके बाद इनकी लीगेसी के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो सबसे पहला दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें जो है आपका नेशनल अर्बन जो लाइवलीहुड मिशन है और जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, मेन उद्देश्य क्या है उसका, इन दोनों को इंटीग्रेट करके कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन करना है, जिसका वो पुरजोर समर्थन करते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ग्रामीण कौशल योजना है आपकी, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, तो जो रूरल पुअर फैमिलीज है ना, उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई करना, उनकी आय को विविध बनाना, विविधीकरण करना, उसके उद्देश्य से उनका कौशल विकास करने के संदर्भ में ये योजना लाई गई थी। इसके बाद आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ही ग्राम ज्योति योजना है, तो इसके द्वारा रूरल जो आपकी फैमिलीज है, जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का संदर्भ यहां पर लाया गया। इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम है, ये इसमें भी जो किया जाता है, क्या किया जाता है, कौशल विकास किया जाता है, लेकिन वो जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको सिंक्रोनाइज करके किया जाता है। इसका मतलब ये कि औद्योगिक विकास के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो तैयार करेंगे और उस हिसाब से उनका प्रशिक्षण करेंगे, उनका कौशल विकास करेंगे, ताकि उनको रोजगार भी वहां पर मुहैया कराया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन डेटिंग, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है आपका, ठीक है ना। और यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या ज्ञानवापी शिवलिंग को जो है वो दिनांकित किया जा सकता है इससे। तो यहां पर जो कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्यों यूज की जाती है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल हो उसकी एज डिसाइड करने के लिए हम इसको वाइडली यूज करते हैं इस मेथड को, ठीक है ना। तो किस तरीके की मटेरियल को, जो जीवित रही हो, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो आपके व्यक्ति हो, है ना, ठीक है। तो उनसे जो है उनकी क्या की जाती है, इस विधि से उनकी एज वगैरह निकाली जाती है, ठीक है। अब आइसोटोप का यूज करते हैं इसको, इसमें कार्बन के, है ना। तो कार्बन 14 है, कार्बन 14 का एटॉमिक मास कितना होगा, 14 ही होगा। ये रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट है, ठीक है। और ये जो है आपका रेट ऑफ जो डिके है उसके लिए वेल नोन है, ये विधि भी वेल नोन है, जिसके द्वारा एज वगैरह डिटेक्ट की जाती है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि जो सबसे ज्यादा वातावरण में पाया जाने वाला कार्बन का आइसोटोप है ना, पर्याप्त मात्रा में जो पाया जाता है वातावरण में, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 है, ठीक है। और इसका 12 नाम है, तो इसका मतलब जो कार्बन 12 नाम है इसका, तो 12 जो है इसका क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। और जो अगर एटमॉस्फेयर में बात करें तो जो कार्बन 14 की मात्रा होती है बहुत कम मात्रा में वो पाया जाता है, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें एक विशेषता ये है कि जो वातावरण में इनकी उपस्थिति का जो आपका परसेंटेज है ना, वो स्टैटिक है। कार्बन 12 से लेके कार्बन 14 का जो आपका
एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है वो स्टैटिक है ऑलमोस्ट और वेल नोन है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी जीवित एंटिटी है, उनके शरीर में है ना क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। उसी हिसाब से जो है हम उनके जो कार्बन 14 का डीके वगैरह होता है उसके द्वारा हम उसकी एज का पता लगाते हैं। और वो भी जो उनमें जो प्रपोर्शन होता है इनके पाए जाने का वो लगभग एटमॉस्फेयर के अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेम होता है, नियत होती है ना, उनकी उपस्थिति का जो प्रतिशत होता है। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जब ये मृत हो जाते हैं लिविंग एंटिटी तो उनका इंटरेक्शन जो है एटमॉस्फेयर से वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपका इंटेक नहीं कर पाते फर्दर कार्बन। ठीक है, अब यहां पर कार्बन 12 जो है वो स्टेबल भी है और ये डिके नहीं होता, लेकिन जो कार्बन 14 है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये अपने आप को रिड्यूस करता है ना, 1/2 जितनी उसकी जितने भी उसका परसेंटेज रहता है वो उसको 1/2 कर लेता है। और लगभग कितने सालों में, तो 5730 ईयर्स में इसी को कार्बन की हाफ लाइफ बोलते हैं और इसी के द्वारा हम एज वगैरह का पता लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो जब भी कोई जीवित एंटिटी जो है मृत हो जाती है तो उसके अवशेषों में जो कार्बन 12 से लेके कार्बन 14 का जो अनुपात बदलना शुरू होता है उसके आधार पर उनकी एज का निर्धारण वगैरह किया जाता है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे कि जो ये कार्बन डेटिंग की जो विधि है वो सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये जैसे निर्जीव कोई भी एंटिटी है, निर्जीव वस्तुएं, उनकी आयु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। रॉक्स वगैरह का भी जो है उनकी आयु का जो है निर्धारण इससे नहीं किया जा सकता। और जो भी चीजें बहुत ज्यादा पुरानी है ना, जैसे 40,000 से 50,000 ईयर ज्यादा पुरानी है तो उनकी भी जो है आयु का निर्धारण इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका मेन कारण ये है कि जो कार्बन 14 होता है जिसका हाफ साइकिल का बात कर रहे हैं हम लोग, तो जब जीवन के वो 8 से 10 साइकिल को पार कर लेता है तो उसमें जो मात्रा होती है कार्बन 14 की वो लगभग नेग्लेजिबल हो जाती है, नगण्य हो जाती है, तो फिर हम उनकी एज का पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, अनस्टेबल नेचर कार्बन 14 की बात करेंगे तो कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो वेरी करते हैं, C8 से कार्बन 8 से लेके कार्बन 22 तक। ठीक है, अब इसमें 3 जो आइसोटोप्स हैं वो नेचुरली जो है पाए जाते हैं अर्थ पे, कार्बन 14, 13 और 14 है ना, 12, 13 और 14, 12, 13 और 14। कार्बन 14 जो है सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। नोबेल प्राइज की बात करें तो इसमें नोबेल प्राइज भी दिया गया कार्बन डेटिंग में, है ना, 1960। ठीक है, तो जो विलियर्ड जो आपके एफ लिब्बी हैं और उनके जो को-वर्कर्स थे शिकागो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डेवलप किया था ये टेक्निक 1949 में। लिब्बी, एंडरसन और अर्नोल्ड को जो ये माना जाता है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ये कार्बन की जो लाइफ साइकिल का हाफ साइकिल वाली थ्योरी दी, कार्बन डेटिंग की थ्योरी दी, और उन्होंने ही बताया था कि जो हाफ साइकिल है कार्बन 14 की ये 5568 प्लस माइनस 30 ईयर्स होता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है जो आपके विलियर्ड या विलार्ड फ्रैंक लिब्बी हैं वो एक अमेरिकन आपके केमिस्ट थे। इन्होंने ही कार्बन 14 डेटिंग की तकनीकी को जो है उसका आविष्कार किया और उससे बहुत सारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, है ना, पृथ्वी विषय से संदर्भित जो वैज्ञानिक हैं आपके, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो आपके, ठीक है, अर्थ साइंटिस्ट हैं, तो इनको बहुत ज्यादा मदद मिली और एसी के विकास के लिए इन्हें 1960 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रख सकते हैं, स्टेट पीसीएस से पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हसदेव अरण्य रीजन, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि जो आपका हसदेव अरण्य क्षेत्र है इसके जो 2 एक्सटेंशन है ना, परसा और केटे एक्सटेंशन, तो इसमें नए जो कोल ब्लॉक्स हैं माइनिंग के लिए जिनको खोला जाना था वो अब नहीं खोले जाएंगे। ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंतर्गत भी आता है ये, है ना, ये कंटेक्स्ट है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये रीजन है कहां पर, तो सबसे पहली चीज छत्तीसगढ़ में है। जो हसदेव रिवर है उसके कैचमेंट एरिया में आपका हसदेव अरण्य जो है आपका आरक्षित क्षेत्र भी वहां पर अवस्थित है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के लगभग जो नॉर्थ सेंट्रल पार्ट है वहां पर आपका स्प्रेड है 1878 स्क्वायर किलोमीटर में। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हसदेव रिवर की बात करें तो ये आपकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है महानदी की, जो आपकी इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में होती है, उसके बाद ये उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसका जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है ना, वहां पर एक बांध भी है जो इंपॉर्टेंट है, हसदेव बैंगो डैम है आपका। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लगभग 6 लाख हेक्टेयर लैंड में, और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है छत्तीसगढ़ के लिए, और मेनली किसके लिए, तो पैडी क्रॉप्स के लिए, चावल के लिए वैसे भी फेमस है, आपका धान का कटोरा बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। इसके बाद आप देखेंगे कि ये फॉरेस्ट जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव है आपका जोन, और ये बायोडायवर्सिटी यहाँ की बहुत ज्यादा रिच है।
ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो एलिफेंट्स हैं, है ना, तो वो भी माइग्रेट होके यहां पर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर नो गो जोन भी बनाया गया था, ठीक है ना, माइनिंग के लिए सेंटर के द्वारा 2009 में, ठीक है। और इसको नो गो जोन के रूप में जो है फाइनल किया गया था, लेकिन उसको जो है आपका यथार्थ रूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सका, इसलिए उसका जो है प्रभाव नहीं देखा गया। अब लेमेरू जो एलिफेंट रिजर्व है वो भी इसी रीजन में आपका उपस्थित है ना, विद्यमान है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हाथी के संरक्षण से भी संदर्भित क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके के जो आपके हाथी अभयारण्य वगैरह बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं कि जो आपका मानव और पशु का संघर्ष है उसको रोका जा सके। तो उसी संदर्भ में जो 2 अभयारण्य हाथी के संरक्षण के लिए बनाए गए, उनमें से एक ये भी है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर हाथी आप देखेंगे तो माइग्रेट होकर उड़ीसा और झारखंड वगैरह से आते हैं। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया, बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1992 है कि 1990 है, कब स्टार्ट किया गया था हाथी के लिए हमारे यहाँ परियोजना, उनके संरक्षण के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूएनएससी से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये आपका, ठीक है ना। तो इसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है। अभी G4 ने भी जो मीटिंग की है उसने भी ये बोला गया कि इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तब की स्थिति कुछ और थी, है ना। जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तब इसकी स्थापना की जाती है कि भैया वैश्विक शांति, जो आपका ग्लोबल ऑर्डर है उसको बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है। तब तो आपने जो आपके विजेता देश थे वो उसके मेंबर बन गए, उसके बाद चाइना की भी एंट्री हो गई। लेकिन तब से लेके इसके मेंबर्स इतने ज्यादा बढ़ गए, 110 112 से 193 हो गए, लेकिन इसका लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ। जो आपके P5 है वो P5 ही है, उन्हीं के पास वीटो की शक्ति है। तो हमेशा बोला जाता है कि भैया जो ग्लोबल साउथ है, एशिया है, अफ्रीका है, यहां से भी तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तभी तो उस संस्था का लोकतांत्रिकरण हो पाएगा। ये तो आप मोनोपोली चला रहे हैं। उसी संदर्भ में ये आपका आर्टिकल, तो यूनाइटेड नेशन की ये आपकी प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है, ठीक है। तो और इसकी जो आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं इनके जो मेंबर स्टेट्स है, मेंबर नेशन है, उनके ऊपर, है ना, ताकि जो वैश्विक शांति वगैरह है उसको स्थापित किया जा सके। अब अगर आप यहां पर देखेंगे कि मेजर रोल्स क्या है इसके, तो सबसे पहली चीज ये कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ठीक है। इसके बाद ये जो है यहाँ पर ये भी सिफारिश करती है कि संयुक्त राष्ट्र में किन नए सदस्यों को एंट्री देनी है या नहीं देनी है। इसके बाद कोई भी जो इनके चार्टर में चेंज होता है उसको भी ये अप्रूव करती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश जो है इनके द्वारा ही दिया जाता है ना। उसमें P5 जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको वीटो वगैरह का भी प्रावधान पता होगा। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है इसका क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इनमें यही फर्क है कि जो वीटो है वो केवल शक्ति दी गई है P5 को, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस है, और जो 10 नॉन परमानेंट आपके मेंबर्स होते हैं इनको जो है पीरियोडिक बेस में जो है मेंबरशिप दी जाती है। और दूसरी चीज ये कि इनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती है। अब रीजन क्या है रिफॉर्म्स की, क्यों मांग हो रही, तो सबसे पहली चीज ये कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो लगातार चेंज होती जा रही, लेकिन इस संस्था में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे तो भूत राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है ना। और वहां पर जो है इनकी रेलेवेंसी पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि ये बोला गया था कि इस प्रक्रिया का धीरे धीरे इस संस्था का प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिकरण किया जाएगा, लेकिन इनके मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड का नहीं है, ठीक है ना, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज ये कि जो रिफॉर्म्स है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम में ओवरड्यू है, ठीक है ना। पहली चीज ये कि इसको केवल एक बार एक्सपेंशन किया गया इसमें, ठीक है ना, 1963 में, ठीक है ना। उसमें 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स को जो है काउंसिल में एंट्री दी गई। तब से आप देखेंगे तो अभी तक 113 से 193 मेंबर्स हो गए, लेकिन इनके कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आया। P5 वही सेम है, सारी चीजें वहां पर सेम बनी हुई है। अब इसके द्वारा दूसरा जो आपका नेक्स्ट यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है, इनइक्विटेबल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर यूरोप का प्रतिनिधित्व अधिक है, वहीं पर एशिया का प्रतिनिधित्व कम है, तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इनकी लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि डिफरेंट इश्यूज में इनके अपने स्टेक अलग अलग होते हैं। जैसे चाइना आतंकवाद के मुद्दे में वीटो कर देता है भारत से अपनी जो है वो क्या निकालने के लिए,
अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वहां पर वो उस तरीके से निकाल लेता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा कई बार ये मुद्दा उठता। उसके बाद जैसे लीबिया सीरिया का मुद्दा है, तो वहां पर भी जो है इस संस्था के द्वारा है जो अप्रोप्रिएट मैनर में एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया गया, तो इनके लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क लगता रहता है। इसके बाद नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है। अब अफ्रीका से और साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपका, ठीक है ना। उसके बाद एशिया से भी जो है आपका बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको देखा जा रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति का लाभ लेने वाले जो आपके प्रथम चरण के देश हैं, उन्हीं को यहां पर जो है एक तरीके से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जबकि यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि इनका जो काम है वो 75% सारे कार्य अफ्रीका महाद्वीप पर केंद्रित है, लेकिन वहां से अभी तक कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। इसके बाद इमर्जिंग इश्यूज भी जैसे आप देख रहे होंगे, रशिया यूक्रेन का मुद्दा देख लीजिए, चाइना का मुद्दा देख लीजिए, है ना, अंतरराष्ट्रीय खतरे का मुद्दा या आतंकवाद का मुद्दा, एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दा, है ना, पेरिस कन्वेंशन को लेकर अमेरिका बाहर ही होना चाह रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आम सहमति की आवश्यकता है ना। ग्लोबल जो आपका एक ऑर्डर है उसको मतलब क्या कि मल्टी जो आपका एस्पेक्ट है, मल्टीलैटरल जो एस्पेक्ट है, उस संदर्भ में उसको जो है विकसित करने की आवश्यकता है। बहुपक्षीय जो है आपका मांग है कि उस संस्था को बहुपक्षीय वार्ता के लिए आम सहमति पर संदर्भित बनाया जाए ताकि लोगों की कंसेंसस से उसको चलाया जा सके, ठीक है ना। और सारे निर्णय जो है वो कंसेंसस से लिए जाए, लेकिन अभी वीटो के माध्यम से लिया जाता है। तो जो समकालीन समस्याएं हैं उनको भी, उनका समाधान ढूंढने में भी ये आपकी अभी असमर्थ दिखाई दे रही है। रशिया यूक्रेन के मुद्दे में क्या कर लिया इन्होंने, कुछ नहीं कर पाए, अभी तक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इंडिया और परमानेंट जो मेंबरशिप है, मांग जो है भारत की, वो कहां तक उचित है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी। तो बहुत सारे इसके कारण है। पहली चीज ये कि अगर मतलब मान लीजिए कि हमको स्थायी सदस्यता मिल जाती तो हमको वीटो पावर मिल जाएगा, तो हम अपने हितों का जो संवर्धन है वो अप्रोप्रिएट मैनर में कर पाएंगे, है ना, उचित रूप से कर पाएंगे। जैसे पाकिस्तान वगैरह का मुद्दा है या चाइना से रिलेटेड मुद्दा है, ठीक है ना, तो उस पर हम अपना स्टेक ले सकते हैं। उसके बाद ये है कि इससे हमारी शीर प्रेस्टीज भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट संस्था है उसकी मेंबरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद क्यों दिया जाना चाहिए भारत को, तो उसके लिए बहुत सारे रीजन है। पहली चीज तो ये पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का 1/6 जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है इंडिया। इसके बाद हम पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो उसके लिए निरंतर और कार्यात्मक लोकतांत्रिक अनुभव जो है वो इंपॉर्टेंट डोमेन है, तो भारत इन पर खरा उतरता है। इसीलिए जो है बोला जाता है कि भारत को इसकी जो है मेंबरशिप दिया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे कंट्रीब्यूशन भी बहुत अप टू द मार्क है यहाँ पर। तो पहली चीज जैसे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना, अब बन गया है 2019 में, यूके को और फ्रांस को सरपास कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जीडीपी की रैंकिंग में हमारी जो जीडीपी की रैंकिंग है वो 3rd है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर भी है, 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री जो आपका फोर्स है वो भी हमारे पास है यूएसए और चाइना के बाद। इसके बाद यूएन की जो पीस कीपिंग या शांति जो आपके अभियान होते हैं उसमें जो सेना वगैरह डिप्लॉय की जाती है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। लगभग 44 मिशन में 1,80,000 से ज्यादा जो ट्रूप्स सर्विंग लोग हैं उनको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद हम हाईएस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर भी हैं यूएन में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ग्लोबल अफेयर्स है उसमें तो हम पार्टिसिपेट करते हैं, और भी जो ग्लोबल मैटर है उनमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है ना, तो इनसे रिलेटेड जो हमारी G4 है, ठीक है। तो ये जो आपका G4 संस्था है वो एक दूसरे की स्थायी जो आपकी सदस्यता का प्रावधान है ना, सिक्योरिटी काउंसिल में यूएन की, तो उसको ये लोग समर्थन देते हैं एक दूसरे को। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, तो इसके की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो पहली चीज ये कि लगातार जो इंटरनेशनल या ग्लोबल ऑर्डर है वो लगातार चेंज होता जा रहा है, और जैसे यहाँ पर पहले यूएस की हेजेमनी थी तो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, और अब जो शक्ति का संकेंद्रण है उसका अनुपात बदल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो लीड कर रहा है ना, हमेशा अपने ही हितों के संवर्धन के लिए कि उसकी प्राइमेसी बनी रहे, उसकी हेजेमनी बनी रहे, ठीक है ना, उसी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और उसका जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज है उसमें हाईलाइट भी किया गया है कि किस तरीके से चाइना के राइट्स को रोका जाए,
किस तरीके से जो रशिया है उसकी जो आपकी क्षमता है उसको कम किया जाए, है ना, और यूरोप का लीडर बना रहे ये, और वो भी अपने हितों के अनुरूप उनको क्या करे, गवर्न करे, उनको संचालित करे। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो और भी आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनकी जो महत्ता है पहले ग्लोबल ऑर्डर में जैसी थी उससे बहुत ज्यादा अधिक हो गई है। अब ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का मतलब वही है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें नॉर्थ साउथ जो डिवाइड है उसका जो कंटेक्स्ट है वो ज्योग्राफिकल नहीं है, पहले समझिएगा, ठीक है ना। इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेफरेंस है। जैसे ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि वैसे रीजन जो कभी ना कभी कॉलोनी रहे हो और जो औद्योगिकरण का जो प्रथम चरण था उसके दौरान उन्होंने औद्योगिकरण का लाभ नहीं लिया, जैसे कि आपका लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया हो गया, है ना। इसको थर्ड वर्ल्ड भी बोला जाता है और उसकी पेरिफेरी के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से बाहर का रीजन है, ठीक है। अब ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं ये मोस्टली आपकी, मैंने पहले ही बताया, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग फेज में लो इनकम कंट्रीज हैं आपकी ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ग्लोबल साउथ जो टर्म है इसको ज्योग्राफिकल साउथ के संदर्भ में मत देखिएगा। इसका जो आपका संदर्भ ये है कि अमेरिका और यूरोप से बाहर की कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में है, मतलब स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसे देश जो है कभी ना कभी जो है आपके उपनिवेशवाद के शिकार भी रहे हैं। अब डायनामिज्म बता रहे हैं कि साउथ साउथ कॉर्पोरेशन है, तो लगातार दक्षिण दक्षिण जो देश है वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार इनके बीच सहयोग समन्वय बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दक्षिण दक्षिण सहयोग में जो सक्रियता है इनमें जो शामिल देश है उनमें सक्रियता भी लगातार बढ़ रही है। और जो साउथ साउथ जो आपका इनिशिएटिव हुआ है इसका प्रभाव भी जो है, इसके विस्तार में जो प्रभाव है लगभग 2 टाइम्स हो गया है। नॉर्मल से चीज, इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे समझिएगा। इसके बाद जैसे कंट्रीज है, इंडिया है, चाइना है ना, तो उन्होंने बहुत सारे विकासशील देशों में जो है सहायता दी है, इन्वेस्ट किया है ना। वार्षिक रूप से $1 अरब से अधिक का निवेश कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरब है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, वेनेजुएला है, आपका मलेशिया है, इन्होंने भी बड़े पैमाने पर तकनीकी और विकास सहायता की पहल की है। अब यहां पर सबसे बढ़िया जो संदर्भ है वो ये है कि जब ये दक्षिण दक्षिण सहयोग में जब देश जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो यहां पर ये नहीं बोला जाता, ये नहीं दिखाया जाता कि हम डोनर्स हैं या रेसिपिएंट्स हैं। यहां पर ये बोला जाता है कि हमारे साझा अनुभव है, साझा हित है, तो हम साथ साथ विकास करेंगे, है ना। तो एक तरीके से एकजुटता की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं ये लोग और एक दूसरे देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वामित्व का सम्मान भी करते हैं। ऐसे सिद्धांतों से ये अपने सहयोग और समन्वय को क्रियान्वित करते हैं। कंक्लूजन ये है कि वर्ल्ड में जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें ड्रामेटिकली जो है आपका चेंज देखा गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जो आपकी स्थिति थी 1945 की वो अलग है और आज की स्थिति बिल्कुल अलग है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो अब आपके थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ के जो आपके कंट्रीज हैं इनका वैश्विक जो भू राजनीति है और वैश्विक जो आर्थिक व्यवस्था इसमें लगातार रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है ना, और इनकी जो है महत्ता बढ़ गई है। तो इनको वहां पर शामिल करने की जरूरत है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो गरीबी उन्मूलन का जो आपका लक्ष्य है ना, जो सतत विकास का आपका लक्ष्य है, तो उसमें जब तक आप वंचित वर्ग का विकास नहीं करेंगे एप्रोप्रिएट मैनर में तब तक वो प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो आपको विकासशील जो दुनिया है उसको आपको मेन फ्रेम में लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है लिक्विडिटी ऑफ बैंक से रिलेटेड है। तो यहां पर की पॉइंट, लिक्विडिटी का मतलब क्या, तरलता। तरलता मतलब क्या कि जो आपकी निधि है उसकी उपलब्धता, धन की उपलब्धता। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक आई उसके कारण हमारे यहाँ आर्थिक मंदी वगैरह आई, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी लिक्विडिटी जनरेट की, तरलता जो है बढ़ाई। उसके बाद आप देखेंगे 2019 के बाद पहली बार अभी जो है तरलता की स्थिति जो है घाटे में बदल गई है। अब इसको समझते हैं। अब लिक्विडिटी ऑफ बैंक का मतलब क्या है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो कैश है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। और उस कैश का उपयोग बैंक किस लिए करते हैं, अपने शॉर्ट टर्म बिजनेस और फाइनेंशियल नीड्स के लिए, ठीक है ना। अब लोन वगैरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी जो बताया जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम जब आपका नेट बारोवर हो जाए आरबीआई के अंतर्गत, है ना, नेट बोरोवर मतलब क्या, उधारकर्ता के रूप में, मतलब वो पैसे ले रहा है, किसके अंतर्गत लेते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है ना, रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह आप लोग देखते होंगे। तब बोला जाता है कि जो सिस्टम है इसमें जो लिक्विडिटी है वो आपका डेफिसिट में है, क्योंकि
क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर नेट आपके क्या हो गए, बोरोवर। अब जब नेट यहां पर आपके लेंडर बन जाएंगे तो उसी को बोला जाएगा सरप्लस। यही आपका वाइस वर्सा है, इसको आप समझ लीजिएगा। बिल्कुल सिस्टम सी चीज, बिल्कुल सिंपल सी आपका ये चीज है, और बिल्कुल सिस्टम जो है आपका बैंकिंग, उसका बिल्कुल आपका बेसिक पार्ट है आपका, ठीक है ना। जब नेट बोरोवर हो गए तो वहां पर क्या बोला गया कि डेफिसिट हो गया, क्योंकि उधार ले रहे हैं तो ये डेफिसिट हो गया, घाटा हो गया। लेकिन जब नेट लेंडर बन जाएंगे वो आरबीआई के लिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उनको बोला जाएगा कि सरप्लस है वो, ठीक। अब लिक्विडिटी जो एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके द्वारा जो है आरबीआई ऑपरेशन वगैरह करती है ना। तो जैसे कब जो है मार्केट में ज्यादा पैसे का फ्लो करना है, कब कम करना है, ये सीधा सीधा सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना, तो इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए ये सब टूल्स है, ठीक है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है कि रीजंस क्या है डेफिसिट के, मतलब बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी के। तो सबसे पहली चीज आरबीआई का हस्तक्षेप। तो लंबे समय से आप देखेंगे कि जो है आरबीआई हमारे यहाँ एक क्या है, प्रमुख नियामक संस्था है जो सब बैंकों की निगरानी वगैरह सुपरविजन करता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी पिछले कुछ समय से जो देखा उसने कि रुपए का क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले जो रुपए की वैल्यू है वो आपका ऑल टाइम लो पर अभी चल रही है। तो भैया हमको रुपए की अगर वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये कि रुपए की अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा है, तो हम उसकी अवेलेबिलिटी को कम कर दें। तो उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप करके कि वो डॉलर का फ्लो कर रहा है और रुपए को खरीद रहा है। जब किसी चीज की उपलब्धता कम होती है तभी वो महंगी होती है, जिस चीज की उपलब्धता बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो सस्ती हो जाती है ना। इसलिए बोलता हूं कि आप लोग अब लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते वीडियो, मतलब वही है कि चीजों की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वही चीज यहां पर भी है कि जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है ना, उसकी कीमत कम होती है। जैसे हीरा है, कम मात्रा में पाया जाता है तो उसका जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, लेकिन आलू प्याज टमाटर देखेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम है। ऐसे आप संदर्भित करिएगा। तो इसमें रुपए की वैल्यू को जो है बढ़ाने के लिए जो है डॉलर बेच रहा है आरबीआई और रुपए की मात्रा को कम कर रहा है। उसके कारण हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में क्रंच देखा गया, तरलता में कमी देखी गई। इसके बाद जो बैंक क्रेडिट है उनमें भी इंक्रीमेंट किया गया है। इसका सीधा सा संदर्भ समझिएगा कि कोविड-19 के कारण ऋण की मांग में वृद्धि हुई है, पहली चीज। तो जब ऋण बैंक ज्यादा दे देंगे तो उनके पास लिक्विडिटी में कमी हो जाएगी कि नहीं। उसके बाद आप देखेंगे कि डिपॉजिट्स भी जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि एक तरफ ऋण की मांग में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ जो लोग जमा राशि में मतलब अपना सहयोग करते थे, जो सेविंग्स वगैरह करते थे, वो भी कम हो रही है। वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, वो जमा नहीं कर रहे हैं राशि को। तो इससे कहीं ना कहीं बैंकिंग जो लिक्विडिटी है वो जो है डेफिसिट के फेज में आ गई है। उसका कारण ये भी कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, लोगों की इनकम कम हो गई और एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो उनके पास सेविंग हो ही नहीं थी, तो कहां से जमा कर देंगे वो लोग। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, अभी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन हम हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज है अलग ही डोमेन में चल रही हैं, आरक्षण देने में, मंदिर में, मस्जिद में, पता नहीं कहाँ फोकस है उनका। उसके बाद बोलते हैं कि हम विश्व शक्ति बन जाएंगे। अब देखिए कब तक बनते हैं हम लोग। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका, तो सीधी बात है, इसके लिए आरबीआई को बैंकों की तरलता के मतलब जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए जो है यथार्थवादी उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए उनके द्वारा। ये नॉर्मल सा आपका यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया गया, आप देख लीजिएगा, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो आपका डिसीज से रिलेटेड आपका एमसीक्यू फ्रेम किया गया है। फर्स्ट जो आपका एमसीक्यू है ट्रैकोमा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहली चीज ये कि ये आई के इन्फेक्शन से रिलेटेड है आपका, ठीक है, मतलब ये आपके आंखों का संक्रमण है। और ये किसके द्वारा होता है, तो जो आपका बैक्टीरियम क्लाइमेडिया है, ठीक है, ट्रैकोमेटिस जिसको बोला जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया है ये आपका कौन सा, जो आपका क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा ये कि ये आपका संक्रामक रोग है। ये संक्रमित लोगों की आंखों में, पलकों में, नाक या जो गले का आपका स्राव वगैरह होता है ना, जो थ्रोट से सेक्रेशन वगैरह होता है, तो उनके संपर्क में आने से जो है ये आपका कम्युनिकेट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है दूसरा व्यक्ति भी। तो संक्रमण जो है इससे हो जाता है, कंटेजियस है आपका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि मलावी जो है पहला देश बना है सदर्न अफ्रीका का जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया। भारत ने पहले ही ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है 2017 में। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको एस्टैब्लिश किया गया 1999 में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो एंश्योर करेगा क्लीन स्पोर्ट को थ्रू वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड,
ठीक है, इसके जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, तो इसका आंसर आपका बोथ था करेक्ट, डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी नवरात्रि सभी को।